अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। अगर आपने अपना सारा बचपन लाहौर, कराची, फैसलाबाद में गुजारा हो और बचपन में आपकी उम्मीद हो कि जब बर्फ़बारी होगी 3-4 साल के बाद मरी, तो ज़ाहिर है इस किस्म का सीन जो है वो आपको बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप रहते ही इसी इलाके में हो तो बहुत बड़ी मुसीबत है। लेट मी फाइंड अ कॉफ़ी प्लेस टू सिट डाउन एंड रिकॉर्ड सम। लो जी, फाइनली वेलकम फ्रॉम अ वार्म प्लेस। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपना प्रेडिक्मेंट भी आपको बताऊं कि मैं कोई 4-5 मील वॉक करके हल्की हल्की बर्फबारी होती यहाँ पहुंचा। और मेरी कोशिश थी कि मैं जहाँ बर्फबारी के सीन है उसके साथ ही कुर्सी मेज़ बहुत से लगे हुए हैं बाहर, वहाँ बैठ के पाकिस्तान की गर्मा गर्म सियासत पे ठिठुरे हुए वाशिंगटन से, फ्रीजिंग वाशिंगटन से मैं कमेंट करूं। और मैंने कोई 8-10 मिनट उसमें रिकॉर्ड किया। लेकिन 8-10 मिनट के बाद एक तो हवा उड़ चल रही थी तो मेरे कागज़ उड़ जाते थे। दूसरा यह था कि मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए। और मुझे ये एहसास हुआ कि जब आप चलते हैं, हालांकि मैंने कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए, जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपको वार्म रखती। जब आप बैठ जाते हैं तो 8-10 मिनट के बाद वो जो सर्दी है वो आपका कुंडा कर देती है। बिल्कुल कहते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं आप सर्दी से, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। सो मैं उसके बाद मैं अंदर आ गया, मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। जब मैं अंदर आया तो यहाँ पर इतना शोर था कि मैंने 6-7-8 मिनट रिकॉर्ड किया। हालांकि वो शोर जो है वो वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ, थैंक्स टू द माइक्रोफोन। जो एक डॉक्टर शहबाज गिल का जो पॉइंटेड माइक्रोफोन है उसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद कॉन्सेंट्रेट करना जो था वो खासा मुश्किल था। फिर मैं दोबारा बाहर चला गया, मैंने दोबारा बाहर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बाहर फिर ठंड की वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका। सो आई एम गोइंग टू फाइनली मेक एन एफर्ट कि मैं कम से कम 12-13 मिनट एक सम अप कर सकूँ गुज़िश्ता 18 घंटे की जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मैं इन डेवलपमेंट्स का जिक्र आप सुन चुके हैं, आप इन्हें पढ़ चुके हैं, ट्विटर से आप इन्हें देख चुके हैं। इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया से, अखबारी रिपोर्टर से बातचीत, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनका रेफरेंस, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर वहीं पर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो डायलॉग है वहाँ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, उसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है। फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का क्या मंजरनामा था, जहाँ काजी फायज ईसा जो है वो इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने अब रिपोर्टर्स की एंट्री वहाँ पे बंद कर दी है, उनके लिए नए रूल्स रेगुलेशन शुरू कर दिए हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म हो गई है। वो तमाम सहाफ़ी, बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो गुज़श्ता कई बरसों में काजी फायज ईसा साहब से लॉयल रहे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, वो भी अब काजी फायज ईसा साहब से बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं। खुद काजी फायज ईसा साहब इतने तंग आए हुए हैं, इतने परेशान हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट भी बंद कर दी है और रिपोर्टर्स की एंट्री के नए कवानीन जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और अडयाला जेल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा। मरीम नवाज जो है उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है, फाइनली इलेक्शन, तो सो कॉल्ड नाम नहाद इलेक्शन तो हो नहीं रहे इस मुल्क में, लेकिन उससे कोई 20-21 दिन पहले उन्होंने अपनी एक इलेक्शन कैंपेन जो है शुरू कर दी है। और PMLN ने अपनी टिकटों का भी 30 डिस्ट्रिक्ट में फैसला कर दिया है कि वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका आप सबका जिक्र सुन चुके हैं। आई एम श्योर कि कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिसका जिक्र आप नहीं सुन सके। मैं इनकी सिग्निफिकेंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं कमेंट करता चला जाऊं। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब से शुरू करता हूं, जिनकी गुज़िश्ता 8-10 दिन में कई दफ़ा, 2-3 दफ़ा उनकी अब तक अखबारी रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया के साथ बातचीत हो चुकी है मुख्तसर, उससे हमें चीज़ें पता चलती हैं। उसी बातचीत से हमें 2 दिन पहले ये भी पता चला था जब इमरान खान से लोग प्रोटेस्ट किया, लोगों ने, अखबारी नुमाइंदों ने, कुछ तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन लोग पहुंचे हुए थे, कुछ वहां वो पहुंच गए और उनसे प्रोटेस्ट किया टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो इमरान खान ने उनको ये बताया कि जिस तरह से टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हुआ है उसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़ाल और डिसाइसिव रोल प्ले नहीं कर सका, बिकॉज मुझे वक्त दिया ही नहीं गया। और 800 से ज़्यादा जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें मेरा इनपुट जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको क्लियरली नज़र आता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली ये थी कि इमरान खान जो है वो टिकट्स के प्रोसेस का एक्टिव रोल उसमें प्ले ना कर सकें। इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है उसके अंदर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेरेंस जो है की है। एक इंटरफेरेंस तो ये है कि इमरान खान को रोल नहीं प्ले करने दिया, दूसरी इंटरफेरेंस जहन में रहे कि उस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनका रोल रहा होगा। लेकिन आज जो उनकी सिग्निफिकेंट बात थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर बल्ला छीन जाने वाली जो कार्रवाई है उस पर कॉमेंट करते हुए इमरान खान ने यह कहा कि बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी लंदन प्लान का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बल्ले का जो ये बेंच था
ये कम से कम 5 मेंबर बेंच इसके हवाले से बनना चाहिए था। अब ज़रा खुद सोचिए कि अगर यहाँ पर एक ऐसा बेंच बनता जिसमें अतर मिनल्ला होते, इसमें आयशा मलिक साहिबा होती, इसमें मुनीब अख्तर होते, और अगर इजाजुल एहसन साहब ने ना छोड़ दिया होता, इजाजुल एहसन साहब होते, अगर मज़ाहिर अली अकबर नकवी को रिज़ाइन करने पर मजबूर न कर दिया होता तो वो इसमें होते, तो आपको एक मुख्तलिफ फैसला नज़र आता। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो फैसला किया वो पाकिस्तान की तारीख का जो जस्टिस मुनीर हैं उनके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट क्या कहेंगे आपके 45-20 ऑलमोस्ट 70 बरस के बाद 1955 का मेरा ख्याल फैसला था जस्टिस मुनीर का तमीज़ुद्दीन खान केस में। उसके 70 बरस के बाद जो फैसला काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने किया वो पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई एक शर्मनाक फैसला, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनिज़म को, पाकिस्तान के लोगों का जो हक़ इस्तराद और वोट का हक़ है उसे कितनी बुरी तरह से मजरूह किया। तो इस तमाम चीज़ की तरफ इशारा करते हुए इमरान खान साहब ने सूरा अल माइदा की वर्स 8 की तरफ उन्होंने इशारा किया, और मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको पढ़ के यहाँ पे सुनाऊँ। ये है सूरा अल माइदा वर्स 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Believers, be upright bearers of witness for Allah, and do not let the enmity of any people move you to deviate from justice. Act justly, that is nearer to God-fearing and fear Allah. अगर मैं इस वक्त अपने लैपटॉप के ऊपर होता, जूम पे इसको रिकॉर्ड कर रहा होता, तो मेरी कोशिश होती कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखा सकूं और फिर इसे मैं पढ़ूं, लेकिन लेट मी रीड इट अगेन फॉर यू, ताकि अगर मैंने कोई लफ्ज़ मिस कर दिया है, आप इसे सुन नहीं सके। शोर बड़ा है जहां मैं बैठा हूं। Believers, be upright bearers of witness for Allah, and do not let the enmity of any people move you to deviate from justice. Act justly, that is nearer to God-fearing and fear Allah. अब इसके देखें दो ऑपरेटिव पार्ट्स हैं वर्स 8 के सूरा अल माइदा के। एक तो यह है कि अपनी दुश्मनी में इतना ना बढ़ जाओ, इंसाफ ना कर सको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि तुम इक्विटी ना कर सको, इंसाफ ना कर सको, अपनी दुश्मनी में इतना ना बढ़ जाओ। ये क्लियरली इमरान खान साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ये बहुत ही सख्त उन्होंने पैगाम भेजा है कि आप अपनी दुश्मनी में मुझसे इतना बढ़ गए कि आप इंसाफ न कर सके। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको ये बात की वजाहत भी की है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कोई जेन्युइन ग्रज और ग्राउज जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से हो नहीं सकता। उसकी वजह यह कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब कितने ही कुंद जहन क्यों ना हो, कितने ही अनइंटेलिजेंट क्यों ना हो, ये उनको भी पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनके खिलाफ जो डॉक्टर आरिफ अलवी का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, वो जनरल बाजवा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल फैज़ वगैरह जो है वो उनकी इंटेंशन थी, वो उनका मोटिव था। उसके पीछे कोई डिज़ायर इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की, डॉक्टर आरिफ अलवी की नहीं थी। वो तो ये हुकूमत ही बड़ी कमज़ोर थी कि उनको वो रेफरेंस उन्होंने भेजा। लेकिन असल में जो असल चीज़ है उनकी काजी फ़ायज़ ईसा साहब की, वो इमरान खान की नफ़रत से ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ, मेरा एनालिसिस ये रिवील करता है कि वो उनकी नवाज़ शरीफ साहब के साथ लॉयल्टी है। बिकॉज उनका जितना भी कैरियर है 2009 के बाद, उसे नवाज़ शरीफ साहब ने ही बनाया, उसे परवान चढ़ाया, उसे आगे बढ़ाया, और फिर जब वो मुश्किल में पड़ गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की वजह से 2019 और 2020 के दरम्यान में, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब ने ही काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उसमें से उन्होंने रेस्क्यू करवाया। लेकिन सूरा अल माइदा की जो वर्स 8 है उसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक्ट जस्टली, दैट इज नियरर टू गॉड फेयरिंग। अगर अल्लाह से डरते हो, एंड फियर अल्लाह, यानी अगर आप खुदा का खौफ आपके अंदर है तो आपको इंसाफ करना है। ये मैं समझता हूँ बड़ी सख्त बात है, कुरान की लैंग्वेज है, कुरान का पैगाम है, और यही वो चीज़ है जिससे हम सब डरते हैं, जिसका खौफ है कि आप इंसाफ अगर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप खुदा से नहीं डरते। और ये चीज़ की है काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और ये इंटरप्रिटेशन और तशरीह जो है वो इमरान खान ने उसकी की है। यानी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो फैसला किया है उससे क्लियरली लगता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनके साथ बैठी हुई जनाब मुसरत हिलाली साहिबा, उनके साथ बैठे हुए जनाब मोहम्मद अली मज़हर हैं, ये 3 अशख़ास के बारे में आप कह सकते हैं कि जिस किस्म का इन्होंने फैसला किया, इन्हें कोई खौफ खुदा नहीं है, इन्हें अल्लाह ताला की पकड़ का कोई ख्याल इनके अंदर नहीं है। मैं देख रहा था हमारे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो है साबिर शाकिर साहब, उन्होंने अपने वीलॉग में चंद घंटे पहले ये कहा कि मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं वो बहुत अच्छी है, बहुत उनका एक बहुत अच्छा, मतलब बड़ी उन्होंने उनकी तारीफ़ की, मुझे उनके एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है और मैं कोई लफ्ज़ गलत दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने इस बेंच के अंदर रोल प्ले किया, उससे साबिर शाकिर साहब का ये कहना था कि उन्हें बहुत मायूसी हुई है, उन्हें बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे बिल्कुल भी मायूसी नहीं हुई, मायूसी तो मुझे मुसलसल हो ही रही है, लेकिन इस स्टेज पे मुझे इसलिए मायूसी नहीं हुई, विद ऑल माई
रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट विद माय फ्रेंड साबिर शाकिर साहब, जो समझने वाली चीज़ है वो ये कि काजी फायज ईसा साहब बेंच ही उसी हिसाब से बनाते हैं, उनकी सारे के सारे एंटिक्स उसके हिसाब से गेयर होते हैं। आप ये देखिए ना कि और ये खाली वो नहीं बनाते, इससे पहले भी यही हो रहा था, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने जितने भी बेंचेस बनाए हैं, वहाँ जब आप एक बेंच बनाते हैं तो वहीं आपको पता चल जाता है कि इस बेंच से आप किस किस्म का रिजल्ट और किस किस्म का नतीजा जो है वो आप मतवक्को करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर काजी फायज ईसा साहब यहाँ पे इंसाफ करना चाहते होते, काजी फायज ईसा साहब एक बैलेंस बेंच बनाना चाहते, एक आज़ादाना बेंच बनाना चाहते, तो वो इसमें जस्टिस अतर मनल्ला को ले आते, वो जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को ले आते, वो इसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को ले आते, और कुछ नहीं तो याहिया अफरीदी साहब को ले आते। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद अली मजहर साहब को और मुसरत हिलाली साहबा को लेके आए, तो उसका मतलब यह था कि उन्हें कोई रेजिस्टेंस इस बेंच में नहीं होगी। अगर इसकी 2 दिन की जो प्रोसीडिंग्स हैं 12 और 13 तारीख की, वहाँ आप देखें कि मोहम्मद अली मजहर साहब ने उसमें एक एक्टिव रोल आपको प्ले करते हुए नजर आते हैं, और मुसरत हिलाली साहिबा तो सिर्फ उसमें लुकमे देती आपको नजर आती हैं। लेकिन दर हकीकत मुसरत हिलाली और मोहम्मद अली मजहर की कोई कॉन्ट्ररी ओपिनियन नहीं है, उनकी एग्जैक्टली वही ओपिनियन है जो कि काजी फायज ईसा साहब चाह रहे हैं, और काजी फायज ईसा साहब की जो ओपिनियन है, और मेरे एनालिसिस में दोनों के ऊपर एक स्लेविश कंट्रोल जो है वो काजी फायज ईसा साहब एक्सरसाइज करते हैं। अगर यहाँ पे अतर मनल्ला होते, मुनीब अख्तर होते, आयशा मलिक होती, अगर मज़ाहिर अली अकबर नकवी को रिज़ाइन करने पे मजबूर न कर दिया जाता, अगर इसे कहते हैं इजाजुल एहसन साहब को रिज़ाइन करने पे मजबूर न कर दिया जाता, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर का बैलेंस ऑफ पावर डिफरेंट होता, तो यहाँ आपको एक डिफरेंट नतीजा नज़र आता। इसके साथ ही जो मेरी पुरानी थ्योरी है, जिसको मैं 20 महीने से 21 महीने से दोहरा रहा हूँ, इसको आप खुद रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर, बैलेंस ऑफ पावर। अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है, इंटरनल पॉलिटिक्स को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, किसी भी चीज़ को, अपने फैमिली के रिलेशनशिप को, तो आपको बैलेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करना है। और मेरा जो सबसे बड़ी मेरी जो क्रिटिसिज्म है इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ पे, कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इमरान खान के आगे पीछे जितने भी लोग थे, उनमें से कोई भी बैलेंस ऑफ पावर को इफेक्टिवली नहीं समझता था कि इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर क्या है, एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्या है। इंटरनल में तो कुछ थे ऐसे लोग जो ये समझते थे कि इमरान खान साहब को जरदारी के साथ, कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ अपनी जो एनिमोसिटी है उसको इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकता हो। और पीपल्स पार्टी के साथ जो एक बड़ी भी चपकलश थी, उसी की वजह से अल्टीमेटली जनरल बाजवा को वो साजिश करने का मौका मिला जो उन्होंने की। बहरहाल मैं थोड़ा सा इसमें से मूविंग फॉरवर्ड, जब इमरान खान ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी लंदन प्लान का एक हिस्सा है, 2 कैरेक्टर्स की तरफ इशारा करते हैं कि नवाज शरीफ को 2 कैरेक्टर्स के ऊपर बड़ा कंट्रोल है। एक वो बेसिकली काजी फायज ईसा साहब की तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ कह रहे हैं। लेकिन जब लोग लंदन प्लान की बात करते हैं तो लोगों के जहनों में अक्सर नवाज शरीफ आते हैं, जनरल बाजवा आते हैं, जनरल बाजवा के रिश्तेदार उनके जहन में आते हैं। इसमें लफ्ज़ लंदन की जो सिग्निफिकेंस है कि खुद लंदन का इसमें क्या रोल है, मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग जो हैं उन्होंने बड़ा इनसफिशेंटली इसके ऊपर गौर किया है। अगर वो इसको सफिशेंटली अंडरस्टैंड कर सके होते तो उनको एक बहुत बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती। चल मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर ही इसी अडयाला जेल की जो सेशन है, जो अडयाला जेल में जब इमरान खान ने जहाँ रिपोर्टर्स के साथ बात की, वहाँ पाकिस्तान के ट्वाइस फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया के साथ बात करने का मौका मिला। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग, एक तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठाया और एक उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रेवलेशन की। रेवलेशन जो है उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जेल में उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो इंकशाफ ये किया कि उनको जेल में इमरान इस्माइल साहब, उनको जेल में फवाद चौधरी साहब, उनको जेल में अली जैदी साहब, महमूद मौलवी जो अली जैदी के दोस्त रहे हैं, और तनवीर इलियास जेल में जब उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए कहा, जिससे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने कहा कि मुझे इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, अगर मैं उनके साथ प्ले बॉल करता तो मैं ज़ाहिर है एक बड़ी डिफरेंट किस्म की पोजीशन में होता, मैं ब्लू आइड बॉय उनका होता। बड़ी इंटरेस्टिंग रेवलेशन है, इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी जो उन्होंने सवाल उठाया शाह महमूद कुरैशी साहब, वो सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बल्ले के फैसले के हवाले से उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या वजह है कि 6 महीने तक तहरीक इंसाफ का जो जून 2022 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं दिया। एज यू नो फुली वेल कि तहरीक इंसाफ के इस फैसले पे हमेशा इलेक्शन कमीशन की तरफ से बतज़ात किस्म की
एम्बिवेलेंट सिग्नल्स आते रहे, और अगस्त और अक्टूबर के दरमियान में तो ये एक डन डील लगती थी कि जून 2022 का तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसे इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया है, सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा, बल्ले का निशान भी मिल जाएगा। उन्होंने जानबूझ के उसके बारे में एक एम्बिवेलेंस रखी, और फिर नवंबर 2023 में सडनली इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा कि आप अपना नया इलेक्शन करवाएं और 20 दिन के अंदर अपना इलेक्शन करवाएं। अब इसमें से देखिए, इसका इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इससे आपको ये पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ ऑप्शंस को साथ पे चला के रखा होता है। जैसे अभी एक केपी के हवाले से ऑप्शन चल रही है, एक बलूचिस्तान के हवाले से ऑप्शन चल रही है, तो मसलसल ऑप्शन चल रही हैं। गोल एक था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से आपने रोकना है। जैसे जैसे उनको लगा कि तहरीक इंसाफ और पीटीआई को वो सप्रेस नहीं कर पा रहे, प्रोसेस बहुत बड़ा डिसीजन था जो मई 9 का नाटक खेला गया। लेकिन जब उनको देखा गया कि मई 9 के नाटक के बावजूद तहरीक इंसाफ जो है उसने सस्टेन किया, वो जिंदा रही, वो खड़ी रही, लोगों से उसका कनेक्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है, इतनी मुश्किल पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में, एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, किसी सियासी जमात इसके करीब नहीं आ सकती। यस, हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रगल है 1977 से लेके 1988 तक, उस पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं, लेकिन वो इतनी इंटेंस स्ट्रगल नहीं थी। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1985-86 में लाहौर वापस लैंड करती हैं फातिहाना तौर पर, तो उनकी अमेरिका के साथ, वाशिंगटन के साथ एक डील हो गई होती है। तहरीक इंसाफ ने कोई डील ही नहीं की है इस पिछले 21 महीने में। तो इतनी इंटेंस किस्म की पॉलिटिकल फाइट और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो किसी सियासी जमात ने नहीं किया। लेकिन एनालिटिकल पॉइंट आपको क्या है? एनालिटिकल पॉइंट यह है कि जैसे जैसे तहरीक इंसाफ खड़ी रही, उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल आर्किटेक्चर के अंदर अपनी स्ट्रगल जारी रखी, वैसे वैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स जो है उसके खिलाफ बढ़ता चला गया। उन्होंने नई नई हिकमत अमली और स्ट्रैटेजीज अनलीश की तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए और सप्रेस करने के लिए। यानी जो रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनेट पावर उन्होंने एक्सरसाइज की। अगर तहरीक इंसाफ का एनालिसिस ये था कि हम जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे अल्टीमेटली हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करेगी, कोई हमारे से नेगोशिएशन होगी, कोई पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर, एथिकल प्रिंसिपल में, तो ऐसा अब तक नहीं हो सका। जितना ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने अपने आप को सस्टेन किया और अपनी मॉरल करेज दिखाई, उतना ज़्यादा बदकिस्मती से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एथिकल और मॉरल और पॉलिटिकल ढांचे को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है, जिसकी बड़ी सीवियर इम्प्लिकेशंस ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो निकलेंगी। बहरहाल ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब का की सिचुएशन। अब तीसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का मंजरनामा था, जिसका मैं जिक्र मैंने हल्का सा सरसरी तौर पे शुरू में कर दिया है, उसकी कहानी आप सुन चुके होंगे, जहां काजी फायज ईसा साहब की अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो साय से भी डर रहे हैं मीडिया के, क्योंकि अपने ही उनके मीडिया के जो लॉयलिस्ट सपोर्टर थे, जैसे आपने देखा कि मतियुल्लाह जान साहब, असदूर और बहुत से लोग जो उनको मसलसल सपोर्ट करते रहे, जिनको उनका लॉयलिस्ट समझा जाता था, गुज़िश्ता 72 घंटों में ऐसा लग रहा है कि काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है इस केस में, जितनी बेरहमी से, जितनी सफाकियत उन्होंने इसमें दिखाई है, जितनी नाइंसाफ़ी उन्होंने की है, और सूरह अल-माइदा की जो वर्स 8 है वो क्लियरली काजी फायज ईसा साहब जो हैं को उस पर गौर करना चाहिए। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उनके खिलाफ हो गए हैं, वो भी बड़े डिससेटिस्फाइड है। आई डोंट नो कि हाउ लॉन्ग इनकी डिससेटिस्फेक्शन कंटिन्यू करेगी, लेकिन इस वक्त तो कम अज़ कम काजी फायज ईसा साहब की ये सूरत हाल है कि उन्होंने आज तो लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गई है, लाइव ब्रॉडकास्ट होनी, वो लाइव ब्रॉडकास्ट आपको पता है पहले भी सेलेक्टिव करते थे, लेकिन आज जब उनके सामने पिछली जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली पिटिशन में लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, तो काजी फायज ईसा साहब की कोई लाइव ब्रॉडकास्ट वहाँ से नहीं हुई। उसके अलावा पाकिस्तान के मीडिया की एंट्री के भी रूल्स रेगुलेशन नए बन रहे हैं, कागज़ सबमिट करवाएं, आईडी सबमिट करवाएं, एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। इसका मतलब है कि काजी फायज ईसा साहब इस स्टेज के ऊपर अब मीडिया की एंट्री को रेगुलेट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का कहना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अडयाला जेल जो है मीडिया के हद तक एक तरह के हो गए। अडयाला जेल की सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर बैरिस्टर अली जफ़र जब इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी अडयाला जेल के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, और वहीं खड़े होकर मीडिया से बातचीत की और मुख्तलिफ चीज़ों से उन्होंने बात की। अच्छा, अब मीडिया की एंट्री का भी मैंने आपसे जिक्र तो कर दिया, लेकिन जो अंदर डिस्कशन हुई है, जो अंदर का मंजरनामा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिवीलिंग डायलॉग होता है
जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान, लतीफ़ खोसा साहब और मुसरत हिलाली साहिबा के दरमियान। मुसरत हिलाली साहिबा ने तो कम से कम एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया है लाइल्मी का। वो ऐसा लगता है कि अदालत में भी कभी वो ना टीवी देखती हैं, ना रेडियो सुनती हैं, ना अखबार पढ़ती हैं, ना उन्होंने कोई सोशल मीडिया देखा है। यहाँ से निकलती हैं, उसके बाद वो नेटफ्लिक्स की कोई फिल्म वगैरह देखती हैं और सो जाती है कोई दवाई खा के, और उसके बाद वापस आ जाती हैं कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब से ये पूछा कि क्या अभी भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जरा अंदाजा लगाएं, मैं फिर रिपीट करता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब से उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लतीफ़ खोसा साहब को चाहिए, मैं शुक्र है कि लतीफ़ खोसा साहब ने पिस्टल निकाल के अपने मुंह में गोली वहां मार ली इस सवाल को सुन के। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए थे उस लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटिशन को विड्रॉ करने के लिए जिसके ऊपर बहस हो रही, और वो तहरीक इंसाफ ने अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी विड्रॉ कर ली, और पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटिशन डाली थी जिसकी समाअत शुरू हो चुकी हुई थी या होनी थी, उसको भी उन्होंने 16 तारीख को मैं ख्याल शुरू होनी थी, उसको भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि तहरीक इंसाफ ये इंडिकेट कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ये 3 मेंबर बेंच का डिसीजन है 13 तारीख का, 14 तारीख का, इसके खिलाफ वो एक अपील कर सकते हैं। अब ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि ये अपील का राइट हुआ नहीं करता था ट्रेडिशनली। सुप्रीम कोर्ट जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले के खिलाफ सिर्फ एक रिव्यू फाइल आप कर सकते थे और वो उसी बेंच के पास वो रिव्यू जाता था। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, PMLN की जो हुकूमत थी, उसने अपने नताइज हासिल करने के लिए एक अपील रखी, अपील का राइट रखा गया उस हुकूमत ने, और वही अपील का राइट है जिससे इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी खास करके PMLN ने इस्तेमाल किया है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के आने के बाद मुख्तलिफ इशूज़ में, जहाँ पे आपने देखा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वहाँ पर मैं खैर अपील है, मुख्तलिफ और जगहों में जो है, जो नवाज शरीफ की 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है, उन फैसलों को अपील किया गया है। तो अब तहरीक इंसाफ भी ये सोच रही है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो डिसीजन है बल्ले के हवाले से, इलेक्शन कमीशन फैसले के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के, उसकी अपील जो है वो फाइल की जाएगी। कब फाइल करेंगे ये अपील, इलेक्शन जो सो कॉल्ड हो रहा है उससे पहले करेंगे, उसके बाद करेंगे, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक अपील की पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसी प्रोसीडिंग में जिसका मंजरनामा मैं आपके सामने मैंने पेश किया, इसी डिस्कशन के दरमियान में लतीफ़ खोसा साहब और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दरमियान में भी एक डायलॉग होता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग वो डायलॉग है, जहाँ काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब जब ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो कहते हैं कि आपके फैसले के नतीजे में 230 हमारी जो हमारे 230 कैंडिडेट्स हैं उनका जो राइट है वो मजरूह हो गया है, रिजर्व सीट्स का भी मजरूह हो गया है, और लोगों का हक आपने वोट का जो छीन लिया है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहते हैं कि मुझे ये लेक्चर ना दे, मुझे वो लेक्चर ना दे, और जब लतीफ़ खोसा ये कहते हैं, लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि ANP को मिला है उसका इंटर पार्टी इलेक्शन, उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन तो करवाया ही नहीं, एज यू नो फुली वेल, तो उनको उनका सिंबल लालटेन या लैंटर्न जो है वो मिल गया। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक दफ़ा फिर भूल जाते हैं कि वो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, मतलब अपेरेंटली शायद भूल गए, हम भी भूल गए, वो भी भूल गए। असल में हुआ ये है कि भूल जाओ हर बात वाली कहानी है कि भूल गए हम हर बात। तो काजी साहब भूल ही गए, वो भूल चुके हैं कि मैं जज हूँ। वो दोबारा वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील बन जाते हैं, और वो लतीफ़ खोसा साहब को ये कहते हैं कि ANP को इसलिए उसका जो है निशान मिल गया है कि ANP के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी इलेक्शन करवाने की गुंजाइश बाकी है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाए कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट को, अदालत उज़्मा को किस लेवल पर ये लेके चले गए हैं कि वो ये आर्गूमेंट्स ये फेंक रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि ANP का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे किसी ने भी नहीं देखा काजी फ़ायज़ ईसा साहब या इलेक्शन कमीशन के अलावा, उसमें से वो कह रहे हैं कि उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उनके पास अभी इलेक्शन का टाइम है, इसलिए जो जनरल इलेक्शन है उससे भी 3 महीने उनको आगे मिल गए हैं अपना इंतखाब कराने के लिए। बहरहाल ये वो स्टैंडर्ड है जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यहाँ पे सेट किया है 70 ईयर्स आफ्टर जस्टिस मुनीर, जिनको अब तक लोग लान तान कर रहे हैं। आई डोंट नो कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को किस नाम से पुकारना चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया। यहाँ आप इमरान खान को भूल जाएं, तहरीक इंसाफ को भूल जाएं, सिर्फ जहन में ये रखें कि पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में से कम 10 करोड़ लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं पाकिस्तान के, उनको उनके वोट के हक से काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने महरूम कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट में चीज़ कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बिलाखिर आगाज़ कर दिया। PMLN शदीद तनकीद का निशाना बन रही थी कि उनकी इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू हो रही। 22 दिन पहले जो सो कॉल्ड आम इंतखाबात हैं, उससे पहले PMLN ने अपनी वोट डिस्ट्रीब्यूशन का भी, अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन 30 डिस्ट्रिक्ट में, उसका भी उन्होंने 2-3 दिन पहले कह दिया, और इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने आगाज़ कर दिया है।
ओकाड़ा में उन्होंने किया। अपेरेंटली स्कूलों कॉलेजों के प्रिंसिपल वगैरह को भी कहा गया कि बच्चों को वहाँ भेजा जाए, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस दिए गए, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा के ओकाड़ा का जो जलसा था वो खासा लैक लस्टर था। उससे इससे भी पता चलता है कि अपने ही ट्विटर हैंडल पे उन्होंने उसकी जो फुटेज इशू की है वो बड़ी फ्रंट से ली गई फुटेज है, जिसमें उसको ज़्यादा कैमरे को पैन ओपन नहीं किया गया ताकि आप दूर तक देख सकें कि भाई कोई 100 गज दूर आगे क्या आपको नजर आता है। उसमें सिर्फ शुरू के 150 फुट जो हैं वही वहाँ पे दिखाए गए। दो तीन वहाँ पे उन्होंने इशूज उठाए। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है और उसको उसका निशान जो है वो नहीं मिलना चाहिए था। नाम उन्होंने नहीं लिया इमरान खान और उसका तहरीक इंसाफ का, लेकिन इशारा उनका यही था कि दहशतगर्दों को इलेक्टोरल सिंबल जो है नहीं मिलने चाहिए, इनका निशान घड़ी चोर होना चाहिए था, चोरी की घड़ी इनका निशान होना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात की मरियम नवाज साहिबा ने वो ये कि हमें अगर मैक्सिमम वोट मिलेंगे, हमें अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हमें वोट मिलेंगे तो फिर हम खुशहाली ला सकेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम रेज कर सकेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे सकेंगे एंड सो ऑन। इस स्टेज पे मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं जो अब तक इसे देख रहे हैं। देखिए, अभी तक कोई आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ साहब की पोस्ट इलेक्शन जो है कि हमटी डमटी को दोबारा से जब ये ताकत दे रहे हैं, खास उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए या उसके नॉमिनी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, जो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इस नाम नेहाद इलेक्शन एक्सरसाइज में, जो हरगिज भी इलेक्शन नहीं है, जिसके पहले ही ये नताइज सेलेक्ट कर चुके हुए हैं, इसके जरिए जो ये ढांचा खड़ा करना चाह रहे हैं उस ढांचे ने करना क्या है आके, उसने काम क्या करना है। बिकॉज अगर आप नेचुरल तरीके से देखेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से देखेंगे तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल का कोई हल इस ढांचे के पास नहीं है। ये एक इलेजिटिमेट ढांचा होगा जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, ये एक महज एक मसनूई ढांचा होगा। लेकिन इस ढांचे से इन्होंने करवाना क्या है इसके बारे में मैं एक डिटेल अलग से डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में ज़रूर सोचें कि इतने मुश्किल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, और जब आप लंदन प्लान की बात करते हैं, जिसमें मैंने कहा कि लंदन, लफ्ज़ लंदन जो है वो बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल है, तो ये असल में प्लान है क्या और क्या इनकी थिंकिंग है। जब तक आप उस थिंकिंग को डेसिफर नहीं करेंगे, इंटरप्रेट नहीं करेंगे, आगे की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन नहीं सकती। फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।